वेलकम टू ऑल मैथ बाई संदीप सर। दोस्तों मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज आपकी ये फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले मैं एक क्लास ले चुका हूं आपको, जिसमें मैंने आपका लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आपका लाइट चैप्टर स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने प्रकाश के बारे में आपको बताया, कुछ वस्तुओं के बारे में मैंने डिस्कस किया। उसके बाद दोस्तों मैंने प्रकाश का परावर्तन मैंने आपको बताया कि प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या होती है दोस्तों। वो एक वीडियो में मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है तो वो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। सामान्य विज्ञान बाय संजय सर के नाम से प्लेलिस्ट होगी। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आप उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। देखिए अब आगे चलते हैं। जो आज टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, इस टॉपिक का नाम रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरीक़ा से पूछे जाएंगे कि भाई जो पानी होता है या कोई बीकर होता है, उस बीकर में पानी भरा हुआ है तो उसके अंदर जो सिक्का होता है हमारा, वो उससे हमें वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो वो किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो उसका आंसर भी प्रकाश का अपवर्तन होगा। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो छड़ है हमारी, वो पानी में डाल देते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो वो भी क्या होगा? प्रकाश की अपवर्तन की घटना होगी। हमें जो सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद जो हमें सूर्य दिखाई देता है, तो दोस्तों वो भी किसकी घटना है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। तो सारे एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बहुत अच्छे से वीडियो देखनी है। देखिए सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम इसको बोलते हैं दोस्तों। तो प्रकाश का अपवर्तन एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में क्या डिफरेंस है? प्रकाश के परावर्तन में क्या हो रहा था भाइयों? उसमें ये हो रहा था कि जो हमारी लाइट आ रही थी, आने के बाद वो किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में जा रही थी, तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोल रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमारी लाइट आएगी और आने के बाद, ठीक है, वो किसी दूसरे मीडियम में चली जाएगी। इट मीन्स वो टकराने के बाद वापस नहीं जाएगी, वो सीधा सीधा दूसरे मीडियम को, मतलब मीडियम को चेंज करती है। जहाँ पे भी हमारा माध्यम चेंज हो रहा हो तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे दोस्तों। इसकी डेफिनेशन लिखिए आप। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इट मीन्स कि वो अपना मीडियम चेंज कर रहा है। आपने देखा होगा, आप कभी गए होंगे किसी तालाब के पास में, तो तालाब के पास में जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि तालाब के पास जब खड़े होते हैं तो जो हमारी सनलाइट आती है, उस सनलाइट आने के बाद जो हमारा तालाब का सरफेस होता है ना, उस सरफेस से टकराने के बाद कुछ ना कुछ उस सरफेस के अंदर भी तो जाती होगी दोस्तों। तो वो घटना क्या है? प्रकाश की अपवर्तन की घटना है वो भी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जब प्रकाश हमारा एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में चला जाता है तो उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इस प्रकाश के अपवर्तन की घटना को मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतनी चीज़ आप याद रखिए। मैं इसको डेफिनेशन को यहाँ से रफ कर देता हूँ, और रफ करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ दोस्तों। एक माध्यम नाम का शब्द आपने सुना कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है। ठीक है, एक सर्किल यहाँ पे बना हुआ है, दो हो गए, एक सर्किल यहाँ पे बना हुआ है। ये जो सर्किल बने हुए हैं ना, आप इनको माध्यम मतलब कंसीडर करिए, ये मीडियम है हमारे। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे जो ये क्या है? हमारी एयर है। ठीक है, ये एयर है क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल है वो काफ़ी दूर दूर है। उसके बाद ये हमारा वाटर है, इसके मॉलिक्यूल पास पास हैं, ये हमारा वाटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक माध्यम है और एयर भी एक माध्यम है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें तो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं ये हमारा क्या है? कांच है। ठीक है, जिसको हम गिलास बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारा पानी हो गया दोस्तों, ये है हमारा हवा हो गया। तो एक मीडियम तो हमारा हवा है और एक मीडियम पानी है, एक मीडियम गिलास। ऐसे बहुत सारे हमारे मीडियम होते हैं जहाँ पे हमारा प्रकाश क्या है? अपना मीडियम चेंज करता है। दोस्तों अब आपको देखना क्या है? आपको मैं बताऊंगा कि सघन और विलंब माध्यम क्या होते हैं। देखिए अगर आप वाटर और एयर को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों में आप देखिए कि सघन कौन है। सघन का मतलब है भारी कौन है, सघन का मतलब होता है भारी, विरल का मतलब होता है हल्का। तो इन दोनों में देखिए भारी कौन है? ये वाटर के मॉलिक्यूल पास पास हैं, तो इसकी डेफिनेटली सीधी सी बात है कि ये भारी होगा।
तो अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो एयर के कंपेयर में यह वाटर की क्या है, डेंस मीडियम है, ये क्या है, सघन है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं ये सघन है और ये विरल है दोस्तों। इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं सघन माध्यम में, ये हमारा विरल माध्यम है। उसके बाद इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया विरल माध्यम और ये हो गया हमारा सघन माध्यम। तो आपको पता लगा कोई भी दो मीडियम है, अगर सघन और विरल आपको उनका चेक करना है तो आप देखेंगे जो पार्टिकल्स हैं दो हमारे, जो हमारे माध्यम हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से किस किस के पास पास हैं और किस किस के दूर दूर हैं। तो इस तरीके से आप मीडियम को पहचान सकते हैं, या फिर आप उसकी डेंसिटी से भी डिसाइड कर सकते हैं। डेंसिटी अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आगे चल के आपको डेंसिटी से भी मीडियम पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम मीडियम को चेक कर सकते हैं। तो आपको अभी इतना पता लगा कि हमारा जो विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। इतना चीज़ आपको क्लियर होगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों। तो विरल और सघन माध्यम क्या होते हैं हमारे, कोई भी दो मीडियम को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो जिस मीडियम के मॉलिक्यूल पास पास होंगे दोस्तों, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा सघन होगा, सघन, और जिसके दूर दूर होंगे उसको दोस्तों विरल बोलेंगे। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो आप समझ पाएंगे इसके तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जो मैंने आपको सघन और विरल माध्यम मैंने बताए तो ये आप समझ चुके हैं कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि भाई निम्न में से कौन सा सघन माध्यम है या निम्न में से कौन सा विरल माध्यम है। 4 माध्यम आपको दे देगा, जो सबसे ज़्यादा डेंस होगा उसको आप सघन माध्यम बोल सकते हैं। देखिए अब होता क्या है, सबसे पहले जो हमारा एंगल, ये जो आई है ना, इस आई को हम बोलते हैं आपतन कोण। इसको आई को बोलते हैं आपतन कोण, आप लिख लीजिए हिंदी में भी। और जो आर होता है ना, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण हम इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है देखिए, बिल्कुल भी आपको रटने की कोई जरूरत है नहीं। होता क्या है देखिए, सबसे पहले होगा क्या कि ये क्या है कि ये आप इसको मानिए ये हमारी हवा है ऊपर, ये हमारा क्या है, ये हमारा विरल माध्यम है। दोस्तों आप तालाब के बाहर खड़े हुए हैं, आप ये सोचिए कि ये तालाब का ऊपरी फेस है, जो हमारी हवा होती है ना, तो ये नीचे क्या है हमारा तालाब है, तो ऊपर क्या होगी दोस्तों हमारी हवा हो गई, एयर ही तो है हमारी एटमॉस्फेयर सारी, ये हमारी एयर होगी, और दोस्तों नीचे क्या हो गया, पानी हो गया। तो एयर और पानी में आपको पता लग गया कि कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम हमारा विरल है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हमारी हवा होगी वो विरल माध्यम है और इसको हम सघन माध्यम बोलेंगे दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ये क्या है हमारा विरल माध्यम है और ये क्या है हमारा सघन माध्यम। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि भाई आपने देखा कि ये इंसिडेंट रे आई, कोई हमारी आपतित किरण आ रही है, मतलब आपतित किरण आ रही है जो हमारी किससे, विरल माध्यम से आ रही है। जो कहाँ से आ रही है, विरल माध्यम से आ रही है। और विरल माध्यम से आने के बाद क्या कर रही है ये दोस्तों, ये सघन माध्यम में चली जा रही है। मतलब ये हवा थी और अब ये पानी में चली गई, इसका मतलब इसने अपना स्थान चेंज कर लिया। तो ये कौन सी घटना होगी, प्रकाश का अपवर्तन ही तो हो गया है दोस्तों। अब देखिए ये यहाँ से रे चली और चलने के बाद दोस्तों ये इसमें एंट्री कर ली इसने सघन माध्यम में। तो हुआ क्या दोस्तों, देखिए ये रे जो हमारी आ रही थी इस डायरेक्शन में ये आ रही थी, जो रेड से मैंने डॉट 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 आपको दिखाया हुआ है ना, तो ये मैं फिर से डॉट डॉट करता हूँ। ये रे हमारी एक्चुअल में यहाँ जानी चाहिए थी, हमारी रे एक्चुअल में यहाँ जानी चाहिए थी। यहाँ पे ये विरल माध्यम था दोस्तों। हुआ क्या, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो ये दोस्तों नॉर्मल की तरफ झुक गई। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है ये हमारा, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं दोस्तों। अभिलंब वही है जो प्रकाश के परावर्तन में आपने पढ़ा था। तो हुआ क्या कि यहाँ ये क्या हुआ कि नॉर्मल की तरफ यहाँ पे ये झुक जाती है, जो किरण होती है जानी चाहिए थी यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है कि ये डेंसर मीडियम है, यहाँ इसकी स्पीड स्लो होगी, स्पीड स्लो होगी। तो हुआ क्या कि ये नॉर्मल की तरफ झुक गई है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल की तरफ ये झुक गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। कॉल आ रही है, 1 मिनट आप रहेंगे, कॉल देख लेता हूँ किसकी आ रही है। ठीक है, कोई सुनिए, देखिए इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब क्या हुआ कि हमारी यहाँ क्या हुआ कि ये विरल माध्यम से हमारी रेज आई, विरल माध्यम से आने के बाद सघन माध्यम में चली गई, और सघन माध्यम में जाने के बाद क्या हुआ कि इसने अपना मीडियम चेंज किया। तो जानी चाहिए थी तो ये यहाँ, लेकिन हुआ क्या, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। तो इतनी बात आपको चली, जब भी हमारी लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, मतलब नॉर्मल की तरफ झुक जाती है वो, क्योंकि विरल में उसकी स्पीड ज़्यादा थी और जब वो सघन में आई तो उसकी स्पीड कम होगी वहाँ पे। तो स्पीड कम होने की वजह से क्या हुआ कि वो नॉर्मल की तरफ झुक गई दोस्तों। तो ये बात आपको इतनी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए
अब इतनी बात आपको इसमें क्या है, इसमें मैंने क्या दिखाया हुआ है दोस्तों, ये जो पहले वाला मीडियम है ना, ये हमारा क्या है, वाटर है ऊपर, ये क्या है, हमारा वाटर है जिसको हम जल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वाटर है और ये हमारा एयर है जिसको हम हवा बोलते हैं। तो दोस्तों लाइट इस बार क्या हो रहा है कि जल से निकल रही है, मतलब ऊपर से, मतलब वाटर से आ रही है। तो देखिए ये क्या हुआ कि ये रेज इसमें आई, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे यहाँ से चली, ये सघन माध्यम में थी, सघन माध्यम से जब ये चली तो इसको जाना चाहिए तो यहाँ, लेकिन हुआ क्या कि विरल माध्यम में भाई स्पीड इसकी तेज होगी, ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये क्या है, हमारा नॉर्मल है, ये हमारा है नॉर्मल, इसको आप अभिलंब लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि नॉर्मल से दूर हट जाती है, और इसमें क्या होता है कि नॉर्मल की तरफ ही आ जाती है। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा आई है ना, जो आपतन कोण है, और वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्टेड जो अपवर्तन कोण होगा ना, उससे ये ज़्यादा होगा। मतलब इसमें क्या होगा, आपतन कोण इसमें ज़्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, आपतन कोण कम होगा। मतलब जो हमारा अपवर्तन कोण होगा वो ज़्यादा होगा रिफ्लेक्टेड रे से। तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब हमारी लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किसका मान ज़्यादा होता है, अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा होता है या आपतन कोण का मान ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा है, और इस कंडीशन में हमारे आपतन कोण का मान ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई ना, लाइट या तो हमारी सघन से विरल में आ रही है या फिर विरल से सघन में आ रही है। तो आपको क्या हो रहा है कि सीधा सीधा आपको पता लग रहा है कि अगर विरल माध्यम में है तो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, और सघन माध्यम में है तो स्पीड उसकी कम होगी। विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आएगी दोस्तों तो क्या होगा, वही नॉर्मल की तरफ वो झुक जाएगी, और अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो दोस्तों नॉर्मल से वो दूर हट जाती है। तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। इट मीन्स क्या है कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कई बार पूछा गया है कि उसका क्या चेंज नहीं होता है। मतलब जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इट मीन्स जब लाइट अपना माध्यम चेंज कर रही है तो क्या होता है उस प्रोसेस में, क्या उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, स्पीड चेंज हो जाती है उसकी। लेकिन देखिए, तो दो चीज़ हमारी ऐसी हैं, एक तो हमारा कलर, जिस कलर की वो लाइट होगी, जिस कलर की हमारी लाइट होगी, ठीक है दोस्तों, जो हमारा कलर होता है, रंग बोल देते हैं जिसको, जो हमारा रंग होगा ना, एक तो रंग उसका कभी भी चेंज नहीं होगा दोस्तों, जिस रंग की वो है उसी रंग की रहेगी। और दूसरी आती है दोस्तों हमारी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम आवर्ती बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी और आवर्ती कभी भी हमारे लाइट के चेंज नहीं होते हैं, चाहे लाइट किसी भी माध्यम में जाती है। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। अब चलते हैं दोस्तों, जो हमारे प्रकाश के अपवर्तन के जो कुछ उदाहरण है ना, वो मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ठीक है, प्रकाश, तो दोस्तों प्रकाश के जो अपवर्तन हैं कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके बारे में कुछ और पॉइंट्स देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के जो अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना वो किसका उदाहरण है, तो आप बोलेंगे कि ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना, ये भी किसकी घटना है, किसका उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन का। पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी या फिर बीकर या फिर इत्यादि का मतलब है कुछ भी का कम गहरा दिखाई देना। इट मीन्स अगर आप पानी की बाल्टी आपने भरी हुई है, उस बाल्टी में आप देखेंगे ऐसे झांक के, तो वो आपको कम गहरी दिखाई देगी। तो वो जितना भी कम गहरा दिखाई देने का जो प्रोसेस होता है ना, वो भी हमारा प्रकाश के अपवर्तन में होता है दोस्तों। या फिर पेंसिल का पानी में मुड़ा हुआ दिखाई देना, तो वो भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पानी से भरी बाल्टी में सिक्के का ऊपर दिखाई देना। मतलब आप जैसे कुछ सिक्का डाल देते हैं या फिर पानी में, तो सिक्का को जब आप देखेंगे ना, तो उसे ऐसे लगेगा कि आपको वो बहुत ऊपर दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में पोजीशन उसकी नीचे होती है। ये मैं डिटेल में भी बता सकता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में ना जाएंगे तो बेटर रहेगा। सूर्य का वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के बाद तक दिखाई देना। मतलब सूर्य उगा नहीं है और आपको दिखाई देना लग गया, और सूर्य छिप गया है फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों ही घटना प्रकाश के अपवर्तन की हमारी दोस्तों घटना है। तो ये उदाहरण अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर कुछ भी याद नहीं होता है ना, तो ये उदाहरण आप माइंड में सेट कर लीजिए कि ये प्रकाश के अपवर्तन के हमारे उदाहरण हैं दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। उदाहरण को इनको ना आप नोट कर लेना, और काफ़ी अच्छी तरीके से ये नोट कर लेना सभी। मैं इनको रफ कर देता हूँ। तारों का टिमटिमाना, पानी से भरी बाल्टी या फिर बीकर इत्यादि का कम गहरा दिखाई देना, या फिर सिक्के का
वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, ये सभी घटनाएं क्या हैं, हमारी प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं। अब आते हैं स्नेल के नियम पे। अब आते हैं किसके, स्नेल के नियम पे आते हैं दोस्तों। हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे क्या है, हमारा वाटर है। आप समझिए एक्चुअल में हमारा स्नेल का नियम होता क्या है, तो इसको आप सघन माध्यम बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये होगा विरल माध्यम, यहाँ क्या है, हमारी हवा है। अब होगा क्या कि यहाँ जब हमारी ये लाइट आएगी ना इस तरीके से, अब ये क्या है, हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है जिसको हम बोलते हैं अभिलंब, ठीक है दोस्तों। मैं आपको स्नेल का नियम समझा रहा हूँ, डायरेक्ट लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन आपको पूरा तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये हमारी इंसिडेंट रे आई और ये हमारा एंगल आई है जिसको हम आपतन कोण बोलते हैं। तो ये जब हमारी आई तो एक्चुअल में तो इस पोजीशन में इसको यहाँ पे जाना चाहिए था, ठीक है। अब लेकिन ये सघन मीडियम है तो ये हुआ क्या कि ये थोड़ा अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, तो यहाँ पे ये एंगल आर बनाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एंगल आई है, ये आपतन कोण है, ये एंगल आर है, ये हमारा परावर्तन कोण है, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, या फिर हम इसको दर्पण बोल सकते हैं। ये हमारा दर्पण है, मतलब पॉलिश सरफेस है इस तरीके से। अब होता क्या है दोस्तों कि ये हमारा जो हवा है, ठीक है, ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। तो इस मीडियम 1 की कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, ठीक है, इस मीडियम 1 की क्या होगी, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। तो इसकी μ1 हो गई और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी μ2 दोस्तों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपवर्तनांक, जो कि एक फिक्स वैल्यू होती है। पानी की अलग होती है और मतलब हवा की अलग होती है, कांच की अलग होती है, डायमंड की अलग होती है, वो मैं सभी आपको निकालना बता दूंगा अभी। तो इस वाले मीडियम की कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हम अपवर्तनांक बोलते हैं, और इस 2 वाले मीडियम की भी कुछ ना कुछ अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है दोस्तों। तो होगा क्या कि जो हमारा μ1 है ना, ये μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, ठीक है दोस्तों। तो इस μ1 के साथ ये साइन आई ले लिया, इस μ2 के साथ साइन आर ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो दोस्तों ये हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से निकल के आती है। ये क्या आती है दोस्तों, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आती है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये हमारी यही आती है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या होती है, साइन आई अपॉन साइन आर हमारी क्या होती है, ये हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो होता क्या है कि μ1 इंटू साइन आई और μ2 इंटू साइन आर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारी निकल के ये आ जाएगी। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। तो ये क्या होता है, हमारा अपवर्तनांक होता है, ठीक है, जो कि एक हमारी क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है हर किसी के लिए। अब मैं ये आपको निकालना बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको मैं आशा करता हूँ कि स्नेल का नियम आपको समझ में आया कि क्या होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू भी आप अगर आप रट के चले जाते हैं ना, तो आप ऑप्शन में पूछा जाएगा कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप उस पर टिक मार देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं और आगे बताते हैं। ये आपको ये स्नेल का नियम यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। साइन आई अपॉन साइन आर μ2 अपॉन μ1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, μ2 अपॉन μ1 और इक्वल टू म्यू, ये होगी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको ये अपवर्तनांक जो होती है ना, जो फिक्स वैल्यू होती है, ये निकालना बताऊंगा कि एक्चुअल में वाटर का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, जल की क्या होती है, या फिर कांच की क्या होती है, हवा की क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश की जो चाल होती है, मतलब प्रकाश की चाल, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो सबसे पहले लिखेंगे निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश की चाल निर्वात में होगी 3 × 10⁸, और यहाँ पे लिखा हुआ है एयर, हवा लिख दीजिए, हवा, और इसको एयर भी लिख सकते हैं आप। तो हवा में होगी हमारी 2 × 2.9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। तो ये होगी हमारी हवा में। निर्वात में हमारी जो प्रकाश की चाल है वो हमारी फिक्स है, इतनी होती है 3 × 10⁸। आपसे पूछा जाता है कि जो हमारी लाइट होती है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब सबसे ज़्यादा वेग कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा तेज कहाँ पे चल सकता है प्रकाश, तो वो होता है निर्वात। उसके बाद तीसरा आता है वाटर, ठीक है, जिसको हम पानी बोल सकते हैं। तो पानी की कितनी होती है 2.25 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है 3 × 10⁸ मीटर एक सेकंड में चल सकती है प्रकाश। कहाँ पे? निर्वात में। और 2.9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड चल सकती है कहाँ पे? हवा में। और इसी तरीक़ा से पानी में चल सकती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहाँ पे चल सकती है? हवा में। उसके बाद आता है डायमंड। डायमंड जिसको हिंदी में बोलते हैं सोना, इसकी होती है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या हुआ दोस्तों? हमारी प्रकाश की चाल हुई। आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, हवा में क्या होती है, या फिर पानी में क्या होती है, डायमंड में क्या होती है। और भी बहुत सारे होते हैं जिन माध्यम में प्रकाश की चाल पूछी जा सकती है, लेकिन ये कुछ जो आपके कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको चाल बताई। ये प्रकाश की चाल आपको इस वजह से बताई है जिससे कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपको दिख नहीं रहा होगा, इस वजह से मैंने ऊपर लिख दिया है। इससे क्या होगा कि आप इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक इसका निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए, प्रकाश की चाल आपने निकाल ली। अब अपवर्तनांक किस तरीके से निकालेंगे? अपवर्तनांक, जो हमारा अपवर्तनांक होता है ना, जिसको हम म्यू से लिखते हैं दोस्तों, तो ये होगा निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की, ठीक है, अपवर्तनांक आपको निकालना है, जिस भी माध्यम का निकालना है उसका नीचे से डिवाइड कर देंगे। माध्यम में प्रकाश की चाल। दोस्तों आपको पता लगा अपवर्तनांक, जिस माध्यम में आपको अपवर्तनांक निकालना है। सपोज करो आपको मतलब हवा मतलब एयर में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको अपवर्तनांक निकालना है कि एयर में कितना होगा। तो ये तो एयर में चाल हो गई। अब देखिए इनकी निकालते हैं रिफ्रैक्टिव, मतलब क्या निकालते हैं? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसमें मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मिटा देता हूँ, सोने का, पानी का। ठीक है, अब देखिए, सपोज करो आपको निकालना है किसका? अपवर्तनांक निकालना है आपको हवा का। अपवर्तनांक हवा का। तो दोस्तों आपको ऊपर क्या लिखनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ अपॉन, अब आपको किस माध्यम में निकालनी है? हवा का आपको अपवर्तनांक चाहिए ना, 2.9 × 10⁸। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 1.03 आपकी आ जाएगी क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहाँ आ गई आपकी? ये हवा में आ गई। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसकी निकाल सकते हैं, सभी के निकाल सकते हैं। चाहे आपसे हवा की पूछ ले, पानी की पूछ रहा है तो यहाँ पे पानी की चाल रख देंगे, और डायमंड की पूछ रहा है तो डायमंड की यहाँ पे चाल रख देंगे, गिलास की पूछ रहा है तो यहाँ पे गिलास की चाल रख देंगे। मतलब जिस भी माध्यम की आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक आपको निकालना होगा, आप उसी की चाल रख देंगे, और बाकी ऊपर प्रकाश की चाल रहेगी, आप सॉल्व कर देंगे। आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी? आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी। अब दोस्तों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ तो रहे हैं, अपवर्तनांक आप बार बार पढ़ रहे हैं, तो अब एक्चुअल में ये जानिए कि भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फ़ायदा क्या होता है, इसका क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कुछ बेसिक ये पॉइंट हैं। एक होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी जिसको हम प्रकाशीय घनत्व बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी दोस्तों? हमारी ज़्यादा होगी, तो होगा क्या? हमारी जो प्रकाश की चाल होगी, प्रकाश की जो चाल होगी ना, तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी के अपोजिट होती है, मतलब प्रकाश की चाल हमारी कम होगी। अगर किसी भी माध्यम का घनत्व ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। कई बार आपसे रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्टिकल डेंसिटी अगर हमारी ज़्यादा है तो प्रकाश की चाल वहाँ पे क्या होगी? कम। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल डेंसिटी वहाँ पे कम है, मतलब डेंसिटी उसकी कम है, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, तो वहाँ क्या होगी? प्रकाश की चाल वहाँ पे क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आपको पता लग गया कि डेंसिटी के अपोजिट हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। अगर हमारी डेंसिटी, इसका मतलब प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा है, तो प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। अगर हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी अगर हमारी कम है, तो प्रकाशीय घनत्व अगर हमारा कम है, तो उसकी चाल ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि किसी माध्यम की डेंसिटी ज़्यादा है, तो उस माध्यम में क्या होगा? प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, प्रकाश की चाल अपरिवर्तित रहेगी, या प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी या घट जाएगी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आप एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी ज़्यादा है,
तो उसकी जो अपवर्तनांक होगा वो भी ज़्यादा होगा, लेकिन जो प्रकाश की चाल है ना, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट वो क्या होगी, कम होगी। मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा तो हमारी क्या है, अपवर्तनांक ज़्यादा, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो गया। उसके बाद ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी और ये अपवर्तनांक कम हो गया, तो स्पीड क्या होगी, ये ज़्यादा होगी, प्रकाश की चाल। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आप ना नोट कर लीजिए, ये मैंने आपको बताई तो है लास्ट में, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जो हमारा प्रकाशीय घनत्व होता है, जो हमारा घनत्व होगा या हमारा अपवर्तनांक होगा, इसके जस्ट अपोजिट हमारी प्रकाश की चाल होती है। अगर ये ज़्यादा होंगे तो प्रकाश की चाल हमारी कम होगी, और अगर ये कम है तो ये क्या होगी, हमारी इसके अपोजिट होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप आज ये बताइए, प्रकाश का अपवर्तन जो मैंने आपको बताया है, तो आपको कैसी वीडियो लगी है मेरी, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, मतलब आपको जानकारी हुई, और एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में ज़्यादा शॉर्ट में तो नहीं बताया मैंने आपको, या फिर ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया। तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों इसी तरीके से आपको मैं वीडियो लाते रहूँगा साइंस की, और अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।